शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1974 का केस, ये हमें ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस का गवर्नर या प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग में क्या रोल है। गवर्नर और प्रेसिडेंट किस तरह से बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस को मानने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है ये उनका अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, जिसकी की एड और एडवाइस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी पावर्स को यूज करते हैं। If the constitution requires the satisfaction of president or governor, then it means that such satisfaction is not personal satisfaction of president or governor. It must be the satisfaction of council of minister on whose aid and advice the president or governor exercises all his powers. अपॉइंटमेंट या रिमूवल किसी भी मेंबर का जिसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट या उसका रिमूवल जिसे कि जैसे हमने कल देखा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर अपनी पोस्ट को होल्ड करता है किसके प्लेजर पर, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर अपनी पोस्ट को होल्ड करता है। उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, उसका अपॉइंटमेंट कर रहा है कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन वो प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट कर रहा है उस गवर्नर का, किसकी एडवाइस पे कर रहा है, किसकी एड और एडवाइस पे कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की एड एडवाइस पर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर उसका प्लेजर है जिस प्लेजर पर अपनी पोस्ट को होल्ड कर रहा है और वो प्लेजर जो उसे एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मिला है, तो जाहिर सी बात है उसे अपने पद से जब हटाया भी जाएगा, रिमूव भी किया जाएगा, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर उसे हटाया जाएगा। तो ऐसे में जो भी अपॉइंटमेंट है या रिमूवल ऑफ पर्सन, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है प्रेसिडेंट या गवर्नर का। क्यों? क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ऐसे में उनका जो एक्ट है दैट मस्ट बी exercised on the aid and advice of the council of minister. कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42nd अमेंडमेंट था, उस 42nd अमेंडमेंट ने इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन ऑलवेज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां शैल शब्द लिख दिया गया और ये कह दिया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाटएवर द एग्जीक्यूटिव एक्शन is to be taken in the name of the president or the governor, it shall be governed by the aid and advice of the council of minister. तो शमशेर सिंह वाले केस से एक चीज समझ में ये आई कि गवर्नर या प्रेसिडेंट का अपना कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पर नहीं है, उनका जो भी सेटिस्फैक्शन है वो बेस्ड है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है। इस केस का फैक्ट ये था कि इस केस में जो है जो अपीलेंट थे उन्हें जुडिशियल सर्विसेज से जो है डिसमिस कर दिया गया था। डिसमिस किया किसने था? डिसमिस किया था उस डिपार्टमेंट के कंसर्न मिनिस्टर ने जो है, और विदाउट एनी रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जबकि आर्टिकल 234 जो है, जो कि रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस की बात करता है, उस रिगार्ड में ये प्रोविजन वहां पर दिया हुआ है। तो उस पोजीशन में कंसर्न मिनिस्टर ने जो है उस जुडिशियल ऑफिसर को जो है उसकी पोस्ट से डिसमिस कर दिया था विदाउट एनी रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है। तो ऐसे में अपीलेंट था, अपीलेंट ने कहा कि उससे रिमूव करना
या अपॉइंट करना ये गवर्नर की पर्सनल पावर है, और अपनी ये पावर जो है गवर्नर जो है किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को डेलीगेट नहीं कर सकता है। जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 153, जब हम पढ़ते हैं जहां पर कि स्पेसिफिकली मेंशन है कि चाहे अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल गवर्नर खुद करे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू अपने इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो गवर्नर की जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं ये वही मिनिस्ट्री के लोग हैं, उसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं जिन्हें कि वो काम एलोकेट करता है आर्टिकल 166 में। जो है आर्टिकल 166 सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 3 है, जहां पर कि फॉर द कन्वीनियंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट के रिगार्ड में गवर्नर जो है इन्हीं मंत्रियों को तरह तरह के कामकाज सौंप देता है, क्योंकि सारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो सारे मंत्री एक साथ करे जो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाया गया है और प्रोविजन के रिगार्ड में एक एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है, उस स्टेट के रिगार्ड में या सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट को बनाया गया है। तो वो काम क्या करता है, वो करता है कि मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को उनका डिपार्टमेंट देने के बाद उनके कामकाज को वो बांट देता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो कामकाज का बंटवारा होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नेंस, वो जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति पर ही कर उसको एड एंड एडवाइस दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो करता है जो है। तो अपीलेंट ने कहा कि भाई कि जिस काम का एलोकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया गया उसके बाद जो भी काम बचता है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर का अपना काम है, और ऐसे में अपॉइंटमेंट अगर हुआ है तो रिमूवल की कोई पावर किसी को अगर नहीं दी गई है तो इसका मतलब रिमूवल की जो पावर है वो गवर्नर की पर्सनल पावर है। ऐसे में जो कंसर्न मिनिस्टर है वो हमें हमारे पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता है। अपीलेंट ने जो क्या कहा, अपीलेंट ने जो है सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 के केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाइड हैं तो हम आपको यहां मेंशन करते हैं आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का पार्ट है, कि जहां पर कि किसी ऑफिसर को उसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, उससे अगर हटाया जा रहा है तो उससे भी ये राइट है कि ही हैव टू बी हियर्ड, उसको भी सुना जाना चाहिए। जो नेचुरल लॉ के जो दो प्रिंसिपल्स हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, और दूसरा है ऑडी अटम पार्टम की राइट टू बी हियर्ड जो है। इस केस में ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, जहां लिखा हुआ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट it is not expedient to hold an inquiry for dismissal of an officer the satisfaction of the president or governor in his personal satisfaction। जो है इस इन प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि जहां पर कि अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो राज्य की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले में किसी भी तरह की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। फला फला आदमी को अगर इसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है, अगर लगता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को, तो वो उसको हटा सकते हैं। फिर आगे आर्टिकल 234 को मेंशन करते हैं वो लोग, और ये कहते हैं कि आर्टिकल 234 में जो है जो गवर्नर की पावर है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस, ये उसकी अपनी पर्सनल पावर है, और ऐसे में वो उसके लिए रीजन भी देते हैं। पहला रीजन देते हैं वो कि गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन सम स्पेशल मैटर्स जो है, और ऐसे वो मैटर्स हैं जो कि एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्न नहीं होते हैं। दूसरा कहता है
दूसरा वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि जो एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 163 है वो डिफरेंट चीज है, जैसा कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बाय गवर्नर टू मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 है, वो चीज दूसरी है। और यहाँ पर जो एड और एडवाइस दिए जाने की बात कही जा रही है 163 में, वो दूसरी बात है। यानी कि दोनों को अलग अलग कहते हैं कि आर्टिकल 163 में जिस एड और एडवाइस की बात हो रही है, जिसकी बेसिस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर गवर्नर काम करता है, और आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 में जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां दी जाने वाली एड एडवाइस है, वो दोनों अलग अलग है। तीसरी बात कि जो बिजनेस की अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 में कही गई है, वहां किसी मिनिस्टर को जो है, किसी जज को इस तरह से रिमूव करने का राइट या अपॉइंट करने का राइट नहीं दिया गया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का राइट जो गवर्नर के पास है। ऐसे में जो रिमूवल का राइट है वो भी गवर्नर के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरदारी लाल वाले केस को ओवर रूल कर दिया और कहा कोर्ट ने कि जहां पर कि सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है प्रेसिडेंट या गवर्नर की, चाहे वो आर्टिकल 123 में हो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर हो, चाहे 213 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर हो, या 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी किसी ऑफिसर को हटाने को लेकर हो, 356 और 360 जो कि स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, यहां पर जिस सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है वो सेटिस्फेक्शन पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस सेटिस्फेक्शन का मतलब इट मस्ट बी अ satisfaction in the constitutional sense under the cabinet system of government. It must be the satisfaction of council of minister जिसकी एड और एडवाइस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी पावर्स को यूज करते हैं। दूसरी बात कोर्ट कहता है कि चाहे वो आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 हो जहां पर कि प्रेसिडेंट की पावर है, और जहां आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 हो। 77 सब क्लॉज 3 है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। यही बात आपका आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के रिगार्ड में करता है। तो कोर्ट कहता है कि इन दोनों फंक्शंस की परफॉर्मेंस जो है वो एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही होगी। कोर्ट कहता है इस केस में कि ऐसे वो सभी मामले जहां पर कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपनी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने की पावर है विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अपनी इन पावर्स को यूज कर सकता है आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 के रिगार्ड में। यहां पर कोर्ट मेंशन करता है लक्ष्मी कॉटन मिल्स का केस था 1967 का, जहां पर कोर्ट कहता है कि ये ठीक है, इट्स ओके, ऑल्दो द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट और गवर्नर, but this particular power is actually used by the council of ministers. कोर्ट कहता है कि the president or the governor means the president or governor aided and advised by council of minister। यानी कि सरदारी लाल वाले केस को सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वाले केस में जब ओवर रूल किया, तो कोर्ट ने यहां पर विजय लक्ष्मी कॉटन मिल्स के केस का रेफरेंस भी दिया। 1967 का एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बात ठीक है कि ये बात ठीक है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में
सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट या यूनियन की निहित होती हैं, लेकिन सही मायनों में उन पावर्स का जो इस्तेमाल है वो मिनिस्टर्स करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। कोर्ट आगे कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का मतलब ऐसे प्रेसिडेंट या ऐसा गवर्नर who has been aided and advised by the ministers, by the council of minister। जो है कोर्ट कहता है कि अ, जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस, जो कि डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है, बेसिकली ये एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली ही होता है। और यहां पर एलोकेशन का मतलब डेलीगेशन नहीं है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर एलोकेशन का मतलब डेलीगेशन नहीं है। जैसा कि अपीलेंट ने सरदारी लाल वाले बेगम के केस को मेंशन करते हुए कहा था कि 163 में जहां पर एड और एडवाइस की बात हो रही है और जहां 166 सब क्लॉज 3 में जहां एलोकेशन ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, दोनों में एड और एडवाइस का अलग मतलब है। लेकिन कोर्ट ने यहां कहा भैया कि एड और एडवाइस का मतलब पावर का डेलीगेशन नहीं हो रहा है, उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर ही जो है मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके काम का बंटवारा किया जा रहा है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो सके जो है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है जो कि जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात की सलाह दे रही है कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो ऐसे में आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली द डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर और ऑफिस अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस मेड अंडर आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 एंड 166 सब क्लॉज 3 इज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपीलेंट को डिसमिस किया गया था, हटाया गया था बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर, दैट वाज जस्टिफाइड, दैट वाज जस्टिफाइड जो है। कोर्ट ने यहां पर 1970 का एक केस था, उसको भी मेंशन किया। ए संजीवी नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। इस केस में कोर्ट ऑब्जर्व करता है, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि कोर्ट कहता है कि हमारे संविधान में जो है, जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का जो है, लेकिन सही मायनों में जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है। तो ऐसे में जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही तरीके से संभालना मुश्किल होता है, तो इस पोजीशन में हर तरह के मैटर को अलग अलग तरीके से डील करने के लिए वो कहीं यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सलाह देती है। किसको सलाह देती है? वो सलाह देती है गवर्नर को कि आप इस तरीके से इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग एलोकेट कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके जो है। और ऐसे में for making rules for more convenient transaction of business of the government of the state and for the allocation among its ministers the business of the government, article 166 सब clause 3 अपने आप को यहाँ जस्टिफाई करता है। फिर आगे एक क्लॉज आता है कि all matters excepting those in which governor is required to act in his discretion have to be allocated to one or the other of the ministers on the advice of the chief minister। ये पार्ट ये कहता है कि जहां अगर लगता है, क्योंकि जिस बिजनेस का एलोकेशन वहां पर हो रहा है तो कुछ भी गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं रखा जाता है, सब कुछ गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन या उसकी एड और एडवाइस पर जो है वो प्रॉपर बिजनेस का एलोकेशन वो सही तरीके से कर देता है।
और ऐसे में जो है जो गवर्नर है वो अ, वो इन बिजनेस का एलोकेशन करने के बाद, इन डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन करने के बाद ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि गवर्नर इज आल्सो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नर क्या कहते हैं, गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्या कहूं कि जो हमारी कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर फॉर एवरी एक्शन टू बी टेकन बाय देयर मिनिस्टर्स जो है। और ऐसे में जो है हम इसे ही कहते हैं कि ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो हम यहाँ पर दो चीजों की बात आपके साथ और हम मेंशन करते हैं उसको, कि दो फीचर्स हैं। पहला बेटा फीचर तो ये कि executive action are taken in the name of the president or in the name of the governor। लेकिन ना तो प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर, they have never been sued or be sued for any executive action of the state। पहला आपका आर्टिकल 300 है जो कहता है कि आर्टिकल 300 आपका ये कहता है कि the government of India may sue or be sued in the name of the union and the governor may sue or be sued in the name of the state। यानी कि आपने देखा ना तो प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर कहीं पर भी जो है वो अपने एक्शंस के लिए स्यू किए जा रहे हैं। कौन स्यू हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो रही है और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट हो रही है। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अपने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भले ही ऑल द लॉज आर मेड इन द नेम ऑफ गवर्नर और द प्रेसिडेंट, और भले ही स्टेट की या यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट में वेस्ट होती हैं। चूंकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ वेस्ट हो रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्ट हो रही है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था आर्टिकल 361 है जो कहता है कि इट स्टेट्स दैट प्रोसीडिंग मे बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 300 और आर्टिकल 361 इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नमेंट can be sued for the executive actions of the government। तो उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन जो मैंने बताया आपको कि ये जो स्टेट या क्या कहते हैं यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसको गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है वो इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनली नहीं कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि executive action taken in the name of the president is the action of union, or executive action taken in the name of the governor is the executive action of the state। क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ रिलाई हो रही है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जो है वो रिलाई हो रही है। और ऐसे में लास्ट में इस केस में कोर्ट कंक्लूड करता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर they must be act on the aid and advice of the council of minister in their executive action, and they are not required to act personally without the aid and advice of the council of minister or against the aid and advice of the council of minister। जहां पर कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है, तो वहां गवर्नर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हार्मोनियस ग्राउंड पर करेगा जो है। और ऐसे में जो है इस केस का जो फैक्ट था, वहां पर अगर किसी सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स को अगर निकाला गया था तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नर ही माना जाएगा,
क्योंकि वो दैट वाज एक्सरसाइज्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ पर्संस इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर as the constitutional head of the executive, and that is to be exercised by the aid and advice of the council of minister जो है। ये आपका इस केस का फैक्ट था और